Pastor Francis, तुम यहाँ पर? What are you doing here? Oh, General Root, आप कब आए? I must say, General Root, this place is scary. यहाँ पर हर तरफ डेविल के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं. Just look at these dead bodies. इतने सारे wolves और bats. मुझे चर्च को इस जगह के बारे में बताना पड़ेगा. ये तो सच है कि ये व्यू किसी वीक हार्टेड ह्यूमन के लिए नहीं है. बट तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुंच गए. Oh, just pure luck, General. मुझे फॉरेस्ट के अंदर सैतानिक वाइब्स आ रहे थे. बस मैंने उन एनर्जीज को फॉलो किया and I was here. But I had not expected this kind of bloodbath. क्या ये सच में उसी का काम है जिसे हम ढूंढने? Yes, Pastor Francis. Anyway, मैं चाहूंगा कि तुम अब बाहर वेट करो. ये एरिया अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जुरिस्डिक्शन में आता है और यहाँ सिर्फ उसी को अलाउ किया जाएगा जिसे मैं अलाउ करूंगा. और वैसे भी तुम चर्च के रिप्रेजेंटेटिव हो. मैं नहीं चाहता कि एक होली मैन को इस तरह की चीजें देखनी पड़े. So please. Sure, General. मैं बाहर वेट करता हूँ. फ्रांसिस वहां से तुरंत बाहर निकल गया. वो वैसे भी वहां और नहीं रुकना चाहता था. शायद उसे जो चाहिए था वो उसको मिल चुका था. Soldiers, इस पूरे एरिया को अच्छे से सर्च करो. Find me what I need. Permission to speak, sir. Yes, soldier. Permission granted. Sir, हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ. What do you see, soldier? Ruins, sir. और wolves और bats की dead bodies. Good. Now find me something, anything, जो इन तीनों से अलग हो. Go. न जाने जनरल रूट वहां क्या ढूंढ रहा था, लेकिन जो कुछ भी था वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. उधर फ्रांसिस मंदिर से जैसे ही बाहर निकला वो ओमकार से टकरा गया. चोरी छुपे किधर जा रहे हो पादरी? कौन? फ्रांसिस ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा. उसे ओमकार पास के एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई दिया. उसे देखकर फ्रांसिस रिलैक्स हो गया. कहीं नहीं. और क्या मतलब है तुम्हारा चोरी छुपे? मैं चुपके क्यों कहीं जाऊंगा? फ्रांसिस की बात सुनकर ओमकार पेड़ से कूदकर नीचे आ गया. मैं जो कहता हूँ पादरी वो बिना सोचे समझे नहीं कहता हूँ. हाँ, मानता हूँ कि मैं कभी कभी बहुत बकर बकर करता हूँ, पर मेरे ना सर के पीछे भी दो आंखें हैं. तुम जब छुप कर मेरा पीछा कर रहे थे ना, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था. पीछा? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? रहने दो ना पादरी. अभी कुछ देर पहले से तो तुम मुझसे वो क्या बोलते हो तुम लोग, पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, और अब अचानक इतने अनजान बन रहे हो. पहली बात तो वो पार्टनरशिप नहीं पार्टनरशिप होता है. और जब तुमने मेरे प्रपोजल को कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे तुमसे चुप कर ही काम करना पड़ा. गजब आदमी हो पादरी. उधर वो सन की जनरल मेरे को बुला रहा था. ऐसे में मैं तेरी बात का जवाब कैसे देता? खैर, अब वो अंदर है और इधर कोई भी नहीं है, तो कुछ काम की बातें हो जाए. फ्रांसिस ने एक बार ओमकार की तरफ ध्यान से देखा. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ओमकार सीरियस है. और जब उसे यकीन हो गया तो उसने ओमकार के सवाल का जवाब दिया. मुझे मंजूर है. लेट्स टॉक. मेरा मतलब चलो बात करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों ने साथ में काम करना है तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच्ची सच्ची पता होना चाहिए. क्यों? सही कहा ना? सिर्फ तुम्हें ही क्यों, सच जानने का राइट तो मेरा भी उतना ही बनता है. तो क्या कहते हो? अब की बार रुकने की बारी ओमकार की थी. वो फ्रांसिस को देखते हुए एनालिसिस कर रहा था कि क्या वो उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता है. और फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने ईश्वर का नाम लिया. हे शिव शंभू, मुझे मंजूर है. तो चलो कहीं बैठकर बात करते हैं. चलो. ओमकार और फ्रांसिस का एक अलायंस बन चुका था. जनरल रूट इस सबसे अनजान अपनी खोज में लगा था. वहीं कहीं दूर मिर्जा अनवर भेड़ियों की उस गुफा में मशाल लिए अंदर चला जा रहा था. मिर्जा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहा है या फिर नहीं. उसके मन में ये डर था कि कहीं ये भेड़िए उसे किसी खतरे की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं. लेकिन फिर उसे ये भी लग रहा था कि अगर ऐसा होता तो वो उस पर अटैक करते. मिर्जा गुफा में आगे बढ़ता जा रहा था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन उसका इंतजार कर रहा है.
चलते चलते मिर्जा अचानक रुक गया। आगे गुफा बंद थी, लेकिन मिर्जा की नजरें मशाल की रोशनी में चमकती काले संगमरमर की उस मूर्ति पर थी जो उसके सामने लगी हुई थी। वो मूर्ति एक भेड़िए के चेहरे की थी। मिर्जा ध्यान से उस मूर्ति को देखने लगा। ये भेड़िए का बुत यहाँ पर? अब इसका मैं क्या करूं? आगे तो गुफा भी बंद है, कहीं मैं किसी जाल में तो नहीं फंस। मिर्जा के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए। अचानक उस मूर्ति की आंखें नीले रंग में चमकने लगी और फिर मिर्जा के देखते ही देखते उस मूर्ति से धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे करके आकार ले रहा था, एक भेड़िए के मुंह का आकार। मिर्जा सतर्क खड़ा था। उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखे झोले पर कस गया था। मिर्जा काले जादू का हुनर रखता था, लेकिन आज उसे अपने हुनर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि तभी वहां एक डरावनी आवाज गूंज उठी। मिर्जा अनवर, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे नहीं जानता मिर्जा, तुमने ही तो उस लूसीफर के गुलाम के साथ मिलकर मेरे काम में दखल दिया था। क्या मतलब? परेशान मत हो मिर्जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इस खेल में सिर्फ एक प्यादे हो। तुमने जो किया सो किया, मेरी चाल बेकार गई, लेकिन मैं अब खेल बदल कर रहूंगा। तुम आखिर हो कौन? क्या चाहते हो मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारे आका से मुझे इब्लीस तक अपना एक पैगाम भिजवाना है, और वो पैगाम तुम लेकर जाओगे। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मिर्जा अनवर जो करता है अपनी मर्जी से करता है, बाकी तुम अपने इस काम के लिए कोई और बंदा खोज लो। और मिर्जा अनवर, उस रहस्यमय परछाई की आवाज में एक भारीपन था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मिर्जा अंदर तक कांप उठा और उसके बाद उसके मुंह से जो शब्द निकले उनमें डर साफ झलक रहा था। क्या पैगाम है तुम्हारा? इब्लिस से कहना कि जो उसे चाहिए वो पाने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन उसे पहले मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? मुझे आजाद करवाना होगा। आजाद? तो क्या तुम अभी कैद हो? हाँ, लेकिन कहाँ? वो इब्लिस जानता है। उसे बस इतना कहना कि वेब विवाद उसका कर्जदार रहेगा। इससे पहले कि मिर्जा कुछ बोल पाता, अचानक धुएं से बनी वो परछाई गायब हो गई। मिर्जा एक बार फिर उस अंधेरी गुफा के सन्नाटे में अकेले खड़ा था और उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, वेव्वेवाद। अनीता इस समय पूरी ताकत से ड्रैकुला के लगभग बेहोश हो चुके 7.5 फुट जिस्म को खींच रही थी। वो तकरीबन गुफा के मुहाने तक पहुंच चुकी थी। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। बस थोड़ा सा और। उसने पूरी ताकत से ड्रैकुला के जिस्म को खींचा और अगले ही पल वो दोनों गुफा के अंदर थे और अनीता उसे जोर से खींचने के कारण पीछे जा गिरी थी। आई होप कि व्लाद ने जो सोचा है वो काम कर जाए। उसने केव की तरफ इशारा किया था। शायद वो यही कहना चाह रहा था कि उसको केव में ले जाऊं। एंड आई थिंक वो इसीलिए क्योंकि अंधेरे में उसकी पावर्स काम करती हैं। अनीता ने तुरंत उठकर ड्रैकुला के जिस्म की तरफ देखा और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक गई। ड्रैकुला के घाव भर रहे थे, उसकी सांसें स्टेबल हो रही थी और देखते ही देखते उसने अपनी आंखें खोल दी। मेरे घाव भर गए, मेरा सोचना सही था। चलो अब चलना चाहिए। मिस्टर व्लाड, कहने को तो तुम रॉयल लीनियज से हो, राजा रहे हो, लेकिन बेसिक मैनर्स नहीं पता तुम्हें। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे इस लंबे चौड़े और हेवी फ्रेम को खींचकर गुफा तक लाई और तुम्हारे मुंह से एक थैंक यू भी नहीं निकली। दैट इज सो बैड। वैसे तुम्हें ये कब पता चला कि तुम गुफा के अंदर जाते ही हील हो जाओगे? पहली बात तो अगर तुम मुझे केव में ना लाती तो भी सनसेट होते ही मेरे वुंड्स हील कर जाते। सेकेंडली,
जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि सनलाइट मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, वैसे ही मैं समझ गया कि ये असर उस सनस्टोन का ही है जिसके लिए एमराटैप ने मुझ पर अटैक किया था। और फिर जब उन बैंडिट्स के अटैक से मैं घायल हो गया तो मुझे समझ आ गया कि मैं सनलाइट से प्रोटेक्टेड तो हो गया हूँ, लेकिन वो सनलाइट मेरी डार्क पावर्स को सप्रेस कर रही है। थोड़ा डिटेल में बताओगे? ओके, तो सुनो, उस सनस्टोन की एनर्जीज मेरे अंदर एब्सॉर्ब हो चुकी है। अब सनलाइट मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मैं दिन में भी बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन दिन में मेरे डार्क पावर्स काम नहीं करेंगे। मेरे घाव अपने आप नहीं भरेंगे। मेरी स्ट्रेंथ एक आम इंसान जैसी रहेगी और मैं ना तो अपने लॉयल बैट्स बुला सकता हूँ और ना ही खुद बैट फॉर्म ले सकता हूँ। ओह नो, तो क्या इसका मतलब तुम अब मर भी सकते हो? नो, तुमने देखा ना कि कैसे गुफा के अंधेरे में आते ही मेरे घाव भर गए। तो अगर मैं सनलाइट में बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाऊंगा तो रात होते ही ठीक भी हो जाऊंगा। एक तरफ से देखा जाए तो मेरा कर्ज मेरे लिए और भी ट्रॉमेटिक हो चुका है। मैं दिन में अगर मर भी गया तो रात को फिर जिंदा हो जाऊंगा। A never ending cycle of death and resurrection। ये बोलते समय ड्रैकुला की आवाज में एक दर्द था। अनीता उस दर्द को महसूस कर पा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ओह नो, इस समय तो मेरा ध्यान रामदास से हट ही गया। वो आखिर है कहाँ? कितनी आवाज दी उसको, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कहीं वो पहले ही बाहर तो नहीं चला गया? अनीता के उस सवाल का ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर अनीता अब रामदास को लेकर थोड़ी परेशान हो रही थी। उसने झट से एक मशाल जलाई और गुफा के अंदर जाने लगी। रामदास, रामदास, तुम कहाँ हो? अभी अनीता कुछ ही दूर गई थी कि अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसके ठीक सामने रामदास बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। रामदास!